हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरेस इन जावा, यानी जावा में एरेस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। और उससे पहले हम देखेंगे कि एक एरेस क्या होता है। जावा में एरेस देखने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एरेस होता क्या है और हमें उसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो एरेस से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सीपीयू होता है वो वेरिएबल पर काम कैसे करता है। और वेरिएबल कोई है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर आपने की होगी, तो आप उसको दो चीज़ें कर सकते हैं। उस पर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐड करना हो गया, इंक्रीमेंट करना हो गया, या कुछ असाइनमेंट ऑपरेशन। उसके अलावा आप उसको आउटपुट में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सीपीयू को, सबसे पहले उसका एड्रेस उसको पता रहना चाहिए, लॉजिकल एड्रेस। तो उस एड्रेस पे जाएगा और उस एड्रेस से क्या करेगा, उस एड्रेस में उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको वो रिजॉल्व करेगा, यानी उसको फैच करेगा। और जो उसकी वैल्यू आएगी फिर उस पर जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हैं वो ऑपरेशन करेगा। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, नाम क्या दिया है उसको ए। उसकी वैल्यू है मेमोरी में 10 और उसका जो एड्रेस है वो है 2000 एग्जांपल के लिए। तब हम उस वेरिएबल पर एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उस वेरिएबल को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सीपीयू क्या करेगा, पहले तो उसका एड्रेस लेगा जो कि है 2000। फिर उसके बाद उसका जो डेटा है उसको ये क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, ये डिकोड या रिजॉल्व करेगा। तो उस एड्रेस में जो वैल्यू रखी है जो कि है 10, वो उसको यहाँ पर लाएगा। उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको वो लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जब भी आप उन पे कुछ परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, तो हमेशा उसको क्या करना पड़ता है, एड्रेस निकालना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर जो डेटा है उसको। तो जितने नंबर ज़्यादा होंगे वेरिएबल्स के, उतनी बार उसको ये करना पड़ेगा। प्लस जो सोर्स कोड आपने लिखा है प्रोग्राम, अगर आप वेरिएबल्स बहुत सारे लेते हैं, बहुत सारे अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाते हैं, तो होगा क्या कि आपका जो कोड है वो एक तो लेंदी हो जाएगा बहुत, और उसको मेंटेन करना उतना आसान नहीं होगा। जब भी आपको कुछ नया उसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 वेरिएबल बना दिए अलग अलग नाम से, और आपकी 11वां वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो पहले के 10 वेरिएबल से मैच ना करता हो। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के नियम पता है तो कोई भी दो वेरिएबल के नेम सेम नहीं हो सकते। तो आपने पहले से 10 करके रखे हैं और 11वां आप बनाने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पहले 10 से मैच ना करे। तो ऐसे में क्या हो सकता है, बहुत सारे आपने वेरिएबल नेम बना दिए तो आप उसको याद ही नहीं रख पाओगे। तो याद ही नहीं रख पाओगे, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो आपका कोड है, अगर आपने मान लो 26 वेरिएबल बनाए, ए से लेकर जेड तक अलग अलग, तो क्या है, अगर आप उस प्रोग्राम को किसी और को देंगे पढ़ने के लिए, मान लो हमको एक प्रोग्राम बनाना है किसके लिए, कि मैंने आपको 26 नंबर दे दिए और उस 26 में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको पता करना है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ एन नंबर्स, ठीक। तो आपने क्या किया, 26 वेरिएबल्स बना दिए और उस वेरिएबल्स को आपने क्या किया, इफ एल्स लगा लगा के आपने चेक किया। तो आपका कोड इतना लंबा हो जाएगा। जैसे ए के लिए हमको चेक करना है तो हम उसको पूरा कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, बी से लेकर तक की पूरा जेड तक। यानी आपको कम से कम 24 एंड स्टेटमेंट वहाँ पर चेक करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत लंबा कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ना तब उसको ठीक से मेंटेन कर पाएंगे, ना ही उसको ठीक से पढ़ पाएंगे। अगर आपने उस प्रोग्राम को किसी और को पढ़ने के लिए दे दिया तो पढ़ ही नहीं पाएगा, या फिर पढ़ना नहीं चाहेगा। तीसरा, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उतने ज़्यादा एड्रेस वो लेगा, यानी मेमोरी में जगह लेगा, और उतनी बार उसको एड्रेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि हर एड्रेस अलग होगा। तो जो एरे होता है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसमें क्या होता है, हम एक एड्रेस को उपयोग करते हैं। आप यहाँ पर एक प्रोग्राम देख सकते हैं, जैसे कि यही जो मैंने एग्जांपल में बताया था
कि आपको कुछ n नंबर्स दिए हैं, उसमें से जो ग्रेटेस्ट है उसको आपको पता करना है, उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने तीन नंबर्स के लिए बनाए हैं, ए बी और सी। तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मुझे यहाँ पे दो दो ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाने पड़ रहे हैं, यानी दो रिलेशनल ऑपरेटर, एक एंड ऑपरेटर, एक प्रिंट स्टेटमेंट और एक, यानी अब टोटल इसकी देखें तो यहाँ पे तीन इफ एल्स लगे हैं, और यहाँ पे आप टोटल इसको ऑपरेटर को काउंट करें तो तीन ऑपरेटर्स लगे हैं, और यहाँ पर ये जो एंड है एक ऑपरेटर लगा है, और तीन प्रिंट स्टेटमेंट हैं। तो हमारा कोड थोड़ा लंबा है, और इसी की बजाय हम तीन की जगह चार वेरिएबल्स ले लें तो कोड हमारा और लंबा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कोड भी लंबा चौड़ा होता जाएगा, और वो पढ़ने में उतना आसान नहीं रहेगा। जो पढ़ेगा उसका हो सकता है दिमाग ख़राब हो जाए। तो उसको कम करने के लिए अब यहाँ पे देखिए चार वेरिएबल्स हैं, तो जितने हमारे ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट थे प्रिंट के, यहाँ पे चार हो गए, इफ एल्स भी तीन से यहाँ पे चार हो गए। तो एरेस कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पहले ये समझ लेते हैं कि एरे होता क्या है। डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन एरे होता क्या है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेम टाइप ऑफ आइटम्स को स्टोर करके रखता है। सेम टाइप ऑफ आइटम्स मतलब जिनके डेटा टाइप एक जैसे हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों। जैसे कि आपने, अगर आप CD डिस्क होल्डर आपने देखा होगा, या जो फोटोज़ रखते हैं एल्बम्स में, वो सारे क्या हैं, वो एक एरे का टाइप है। ठीक, वो सारे क्या करते हैं, एक ही टाइप के आइटम्स को होल्ड करके रखते हैं। एल्बम्स में आप देखेंगे तो सारे के सारे फ़ोटो ही होंगे। जैसे आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट होता है, तो उसमें आप जितने भी आइटम्स देखेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, वो क्या हैं, सारे के सारे नंबर होंगे या नाम होंगे। और आप अगर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे कॉन्टैक्ट में, तो आपको ये भी दिखेगा कि वो अल्फ़ाबेटिकली वन बाय वन आ रहे हैं। पहले ए वाले आएंगे, फिर बी, फिर सी, उसी तरीके से ए से जेड तक आएगा। तन एक सीक्वेंस में आते हैं। तो सेट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ आइटम्स को स्टोर करने की एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो हमने देखा था कि जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, तो अगर मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए तो क्या होगा, अलग अलग एड्रेस पे होगा, यानी अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे होगा। लेकिन एरे में क्या होता है, एक कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होता है। कंटिगुअस मतलब लगातार। जैसे मुझे चार मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो मैं एरे में वो कर सकता हूँ। मुझे एक एड्रेस से लेके अगले चार ब्लॉक उस मेमोरी में मुझे एलोकेट हो जाएंगे लगातार। और क्या होगा, यानी ये अगर मेमोरी है तो उस मेमोरी में मुझे लगातार क्या होंगे, इस तरीके से मुझे एक मिनट, जो मेमोरी है वो मुझे इस तरीके से एलोकेट हो जाएगा। जैसे कि n ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, मेरे रैम है, उसमें ये क्या है, n ब्लॉक्स ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी मुझे एलोकेट हो गया। इसकी साइज़ क्या होगी, n होगी। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं एरेस का। फ़ोन का जो कॉन्टेक्ट होता है वो अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है, स्टूडेंट्स के डिटेल होते हैं। उसमें आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स के नाम होंगे और एक सीक्वेंस में होंगे। सीक्वेंस में कैसे, रोल नंबर 1 पहले आएगा, 2 फिर 3 फिर 4, उसका जितना आपका रोल नंबर गया है वहाँ तक आएगा। वैसे बुक्स में जो बुक सेल्फ होती है लाइब्रेरी के अंदर या अपने घर के अंदर, उसमें जो बुक्स हैं वो भी क्या है, एरे का ही टाइप है। तो एरे में क्या करते हैं हम, अलग अलग एड्रेसेस की जगह एक ही एड्रेस यूज़ करते हैं, और उस एड्रेस को हम लोग जनरली बोलते हैं बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस होगा कहाँ, हमारे पास तो n ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी हैं, इसमें बेस एड्रेस कहाँ पर है। बेस एड्रेस होता है जो हमारा, इसमें n ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, उसमें जो पहला ब्लॉक होगा वो हमारा बेस एड्रेस होगा। नहीं, पहला ब्लॉक जिस एड्रेस पे होगा वही हमारा बेस एड्रेस होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, पहला ब्लॉक है इस n नंबर ऑफ ब्लॉक्स में। तो ये इसका जो एड्रेस होगा वही हमारा बेस एड्रेस होगा।
तो अब ये जो हमने मेमोरी एलोकेट की है उसका साइज़ क्या होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैंने ब्रेसेस के अंदर लिखा है इसका टोटल साइज़ कितना होगा। तो टोटल मेमोरी जो एरे को मिलता है वो होता है n नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यानी जितना उसको ब्लॉक्स चाहिए प्लस एक ब्लॉक का साइज जितना होगा। ठीक, तो ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है किसका, जिसका यूज़ हमने किया है एरे को क्रिएट करने के लिए। अगर मैं इंटीजर यूज़ करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स क्या होता है, जो एरे होता है सॉरी इंटीजर जो होता है वो होता है 4 बाइट का, तो एक ब्लॉक का साइज क्या हो जाएगा 4 बाइट्स। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ वन ब्लॉक की जगह 4 बाइट्स लिखूँ, तो अगर मैं इंटीजर एरे कोई डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 बाइट्स के n नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे कंटिग्यूअस। तो इसमें होगा क्या, मैंने ये भी लिखा है कि क्या है सिक्वेंशियल है, तो जो पहला एड्रेस होगा वो यहाँ पर होगा, दूसरा एड्रेस होगा वो यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, इसी तरीके से एक सीक्वेंस में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला आइटम आप यहाँ पे रख रहे हैं फिर दूसरा आइटम यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे नहीं। पहले फर्स्ट आइटम आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। यहाँ पे थोड़ा एड्रेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एड्रेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होती है, ऑफसेट क्या होती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज क्या है 5 है, यानी n इक्वल्स टू कितना है 5, और इसका नाम हमने दे दिया है a। तो अब ये इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर का साइज क्या होता है 4 बाइट्स। ठीक, तो हर एक ब्लॉक का साइज कितना हो जाएगा 4 बाइट्स। अगर बिट्स में बोलें तो 32 बिट्स का हो जाएगा एक ब्लॉक। तो इसको जो टोटल मेमोरी मिलेगी वो हमने फार्मूला निकाल लिया था, वो क्या है n इंटू साइज ऑफ इंटीजर। साइज ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा 4 बाइट्स हो जाएगा, और n की जगह अगर हम 5 रख दें इस केस के लिए तो क्या हो जाएगी 5 इंटू 4, टोटल कितनी बाइट्स होगी 20 बाइट्स। यानी अगर मैं इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करता हूँ जिसकी साइज क्या है 5 है, तो मुझे टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट की जाएगी 20 बाइट्स, यानी इतनी। तो अब मुझे यहाँ पे मेमोरी तो मिल गई, लेकिन मेरे पास एड्रेस क्या है, केवल एक ही है, एक ही बेस एड्रेस है। तो अगर मेरे पास केवल इस ब्लॉक का एड्रेस है तो मैं इस ब्लॉक तक कैसे पहुँचूँगा। मान लीजिए मुझे इस ब्लॉक का एक्सेस करना है, तो इस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए मैं इसका एड्रेस कैसे निकालूंगा, क्योंकि बिना एड्रेस को रिजॉल्व किए मैं इसकी वैल्यू नहीं ले सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके एक फार्मूला होता है, फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे एड्रेस। मान लेते हैं कि बेस एड्रेस हमारा क्या है 2000 है, यानी जो पहला ब्लॉक है उसका एड्रेस क्या है 2000 है। तो हमें इस ब्लॉक का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि बेस एड्रेस वाले ब्लॉक से कितने ब्लॉक की दूरी पर है। तो मैंने हर ब्लॉक के लिए वो बेस एड्रेस से कितना ब्लॉक की दूरी पर है उसको काउंट करके यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो जो सेकंड ब्लॉक है यानी सेकंड पोजीशन पे जो ब्लॉक है उसको आप बेस एड्रेस से देखेंगे तो ये एक ब्लॉक की दूरी पर है, एक ब्लॉक मतलब इतने ब्लॉक की ये दूरी पर है। तो मैंने कहा कि ये एक ब्लॉक की दूरी पर है, तो जितनी दूर पर ये रहता है ये वाले ब्लॉक उसको बोलते हैं ऑफसेट, ऑफसेट बोलते हैं। तो हर ब्लॉक के लिए आपको इसी तरीके से ऑफसेट निकालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक बेस एड्रेस से लेके वो कितने ब्लॉक की दूरी पर है उसको ऑफसेट कहेंगे। ठीक, तो सेकंड ब्लॉक के लिए क्या है, ये इसका ऑफसेट क्या है 1 है। तो अब हम इसका फॉर्मूला है वो देखते हैं। अगर मुझे इस ब्लॉक का एड्रेस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बेस एड्रेस में प्लस कर दूंगा क्या, ये जो दोनों हैं ये पहले कैलकुलेट हो गया। बेस एड्रेस में ऐड कर दूंगा क्या, ऑफसेट जो बेस एड्रेस है, यानी इस ब्लॉक के लिए बेस एड्रेस से ऑफसेट कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1। और एक ब्लॉक का साइज क्या है, साइज ऑफ डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप क्या है इंटीजर है, और इंटीजर का हमने साइज यहाँ पे निकाल दिया था 4 बाइट्स है। तो ऑफसेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेटा टाइप के साइज से जो कि यहाँ पे 4 है, और उसको बेस एड्रेस से हम ऐड कर देंगे। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2000 प्लस 4 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा 2000 प्लस 4, और हमको जो बेस एड्रेस मिलेगा सॉरी जो हमको उस ब्लॉक के लिए जो एड्रेस मिलेगा वो होगा 2004, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से आप 2 के लिए
यानी जो यहाँ पे थर्ड ब्लॉक है जो कि बेस एड्रेस से 2 ब्लॉक की दूरी पर है, उसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2008 मिलेगा, और इसके लिए 2012, इसके लिए 2016। तो हम देखते हैं कि ऑफसेट क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स को मैंने यहाँ पे प्लूरल में लिखा है, इंडिसेस। तो ऑफसेट्स और इंडिसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, हमने जो पिछला एरे बनाया था उसमें n की वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो उसके ऑफसेट कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, 0 से लेकर 4 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक गया है, साइज क्या है, 5। तो हम ये जो 4 है इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 - 1। ठीक। इसी तरीके से n के लिए क्या है, 10 है। अगर एरे का साइज क्या है, 10 है, तो ऑफसेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 से 1 कम। तो एक जनरल वे में हम लोग कह सकते हैं कि जो एरे का साइज अगर n है तो उसकी जो ऑफसेट वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर n-1 तक। और n क्या है, साइज ऑफ एरे है। तो यहाँ पे n की जगह अगर 5 रखेंगे तो 0 to 4 जाएगा, वो हमने यहाँ भी निकाल लिया है। तो ये जो ऑफसेट होता है, यानी बेस एड्रेस से कोई ब्लॉक कितने ब्लॉक की दूरी पर है, इस ऑफसेट को हम लोग एक जनरल टर्म में या ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेक्स कहा जाता है। तो आगे से हम इसको इंडेक्स ही बोलेंगे। और जितने भी इंडेक्स या ऑफसेट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, हम यहाँ पे दूरी निकाल रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि -1 की दूरी पर है। ठीक। और इसी तरीके से इसी तरीके से आपको जितने भी इंडिसेस हैं या ऑफसेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव में लिखते हैं तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो लिख दिया कि इतने ऑफसेट की दूरी पर है, लेकिन उसको कोड में कैसे लिखेंगे? जब आप जावा का या किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि ये जो ब्लॉक है ऑफ एरे ए वो इतने की दूरी पर है? जावा कोड में कैसे बताएंगे? तो अगर मैं नॉर्मल ऐसे लिख दूं, मान लीजिए ए, और उसको लिख दूं कि मुझे ऑफसेट क्या है, 1 है, ऐसे लिख दूं, तो क्या मुझे इससे जो एरे का सेकंड ब्लॉक है, नहीं, 0th इंडेक्स पे जो ब्लॉक है वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट वेरिएबल है, टोटली क्या है, डिफरेंट वेरिएबल। जो कंपाइलर है वो क्या सोचेगा कि एक अलग ही नया वेरिएबल बना दिया है, इस ए है, उसको एरे नहीं कंसिडर करेगा। तो अब हम उसको कैसे बताएंगे कि मुझे इस एरे ए का फर्स्ट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो चाहिए? तो उसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर आपने पहले भी देखा होगा। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टर्म में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोलते हैं, और एक जनरल टर्म में हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर की तरह दिखता है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ क्या होता है डिफाइन करने में? आप उसमें इंडेक्स बता सकते हैं, इंडेक्स यानी कि ऑफसेट, या फिर उसका एरे का साइज भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो देखेंगे। और इसी साइज को हम लोग लेंथ भी बोलते हैं। तो एरे का जो साइज या लेंथ है आप उसको इसके अंदर कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। जब आप एरे इनिशियलाइज करेंगे यानी बनाएंगे, तब हमको उसका क्या करना पड़ता है, साइज या लेंथ देना पड़ता है। जबकि इंडेक्स जब उसको हमको एक्सेस करना है, यानी उस एलिमेंट का यूज़ करना है, उस पर किसी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो यूज़ करने के लिए भी हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोई भी एरे है जिसका इंडेक्स आई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। वो आपको पहले एरे का नेम लिखना पड़ेगा, फिर सबस्क्रिप्ट ओपन करके इसके अंदर जो इंडेक्स है वो लिखना पड़ेगा, और फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्लोज करके इसको स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि एरे को क्रिएट कैसे करेंगे हम। तो एरे जो है उसको जावा प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एरे।
उसका यानी सिंटेक्स जो है अलग अलग तरीके का है। तो हम इसको सिंपल रखने के लिए केवल दो तरीकों पर फोकस करेंगे। कौन कौन सा? पहला है, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होगा कि आप पहले डेटा टाइप लिखेंगे, जो भी है, इंटीजर, फ्लोट, शॉर्ट, बाइट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या कोई ऑब्जेक्ट जो भी है वो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे। फिर एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे। इसके अंदर हमको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको खाली रखना पड़ेगा। साइज यहाँ पर नहीं देंगे अभी, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर एरे का नेम लिखना है। एरे का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने डेटा टाइप लिखा है इंट, यहाँ पे फिर ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे इसको मैंने खाली रखा है, कुछ भी इसमें के अंदर मैंने लिखा नहीं है। फिर एरे का नाम दे दिया। एरे का नेम क्या है? एरे। और जो दूसरा तरीका है वो इसके जैसे ही है, पर यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है उसको डेटा टाइप के साथ लिखा है, और जो दूसरा तरीका है उसमें डेटा टाइप पहले लिखेंगे, फिर वेरिएबल यानी जो एरे का हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके साथ क्या करेंगे? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पर भी मुझे कुछ इसकी साइज देने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लिखेंगे, उसके साथ जोड़कर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि पहले वाले में हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को डेटा टाइप के साथ जोड़ रहे हैं और इसमें क्या है? वेरिएबल के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा? अगर मैं इंट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर फिर एरे लिखता हूँ तो इसको क्या करेगा? एक एरे कंसीडर करेगा। और उसके बाद अगर मैं आगे और भी लिखता हूँ कॉमा लगाकर, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स बनाता हूँ, तो उन सारे वेरिएबल्स को क्या करेगा? ये मानेगा कि वो भी क्या है? एक एरे है। इसमें ये चीज़ होता है। लेकिन ये वाला जो तरीका है, सेकंड तरीका, दूसरा तरीका, उसमें क्या होगा? जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट यानी सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे केवल उन्हीं को ये मानेगा। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप इन दोनों या तीनों में जो भी आपको ठीक लग रहा है या जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं वो आप सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? ये एक्चुअल में आपको एरे क्रिएट करके नहीं देगा क्योंकि सिर्फ डिक्लेरेशन है, यानी हम एरे का सिर्फ क्या कर रहे हैं? लेबल दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है नल को। तो मान लो मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया ऐसे, तो ये क्या करेगा? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनाएगा एरे टाइप का, उसको बोलेगा कि पॉइंट करे किसको? नल को। जितने भी ऑब्जेक्ट जावा में होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको पॉइंट करते हैं? नल को। तो यानी आप इसको, जो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप इसको एक रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो। ये रेफरेंस किसको करता है? एरे टाइप को। और ये तो हमने इसका क्या किया है? रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एरे मैंने बनाए हैं उसको क्या हो जाए? मेमोरी भी एलोकेट हो जाए। तो मेमोरी या स्पेस एलोकेट करने के लिए, जिसका साइज क्या है? n है, उसके लिए मुझे यहाँ पर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने अभी क्या बताया कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जो कि किसको पॉइंट करेगा? हमारे एरे को। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया है, ये वही चीज़ है। और ये है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में हमको न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो न्यू कीवर्ड लिखने से क्या होगा? वो एक क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट कर देगा। किस तरीके का? डेटा टाइप वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। डेटा टाइप के हिसाब से वो क्या करेगा? वो उतने ब्लॉक्स की मेमोरी, उतने, जैसे इंटीजर का करते हैं तो 4 ब्लॉक्स की मेमोरी बनाएगा, यानी ब्लॉक्स बनाएगा। और एरे साइज जितना हमने बोला है उतने सारे ब्लॉक्स ले लेगा। तो आपने यहाँ पे अगर 5 दिए है तो क्या करेगा? 5 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स लेगा जो कि क्या होंगे?
4 बाइट्स के होंगे। हर एक ब्लॉक कितना बाइट्स का होगा? 4 ब्लॉक्स। टोटल हमको 20 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो आप इसको अगर रीड करना चाहें तो इसको कैसे रीड कर सकते हैं कि मुझे मेमोरी में कितने ब्लॉक्स चाहिए? 5 ब्लॉक्स। पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग कि मेमोरी में मुझे क्या चाहिए? 5 ब्लॉक्स चाहिए। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप में 4 बाइट्स होते हैं, तो इससे समझ जाएगा क्या कि इसको 4 बाइट्स के 5 ब्लॉक्स चाहिए। ठीक, 4 बाइट्स के 5 ब्लॉक्स चाहिए, यानी टोटल 20 बाइट्स वो एलोकेट कर देगा। और न्यू ऑपरेटर जब ये देखेगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसको राइट से लेफ्ट की ओर काम करता है। तो हम वही कर रहे हैं। हमने पहले 5 देखा, फिर उसका इंटीजर डेटा टाइप देखा, और न्यू के बाद क्या करेगा? वो उस मेमोरी को एक्चुअल में क्या करेगा? एलोकेट कर देगा। ठीक, उसके बाद इसका जो बेस एड्रेस है, जो भी है 2000 या जो भी आप मानना चाहें, तो उस बेस एड्रेस को किससे पॉइंट करेगा? इस नाम से, जो हमने यहाँ पे बताया। मैंने क्या बताया था कि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे एरे की ओर पॉइंट करेगा। तो हमने एरे तो बना लिया इसकी मदद से, यानी न्यू ऑपरेटर की मदद से एरे बना लिया। अब इसको पॉइंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नाम दे दिया है। तो एरे क्या करेगा? इसकी ओर पॉइंट करेगा। तो अब इस लेबल का या इस वेरिएबल का यूज़ करके, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और इंडेक्स का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से जो डिफाइन किया गया है कोई एरे है, उसको भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो पहले से ही डाल दिए हैं। इसको आप हार्ड कोडेड भी बोल सकते हैं, ये हार्ड कोडेड है। यहाँ पे भी जो उसके एलिमेंट्स हैं वो डिसाइड नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, क्योंकि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये इनिशियलाइज होने के बाद सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया है? इसका जो एरे है, यानी जो हमारा एरे है, मैंने उसके एलिमेंट्स यहाँ पर दे दिए हैं। और ये साइज कैसे कैलकुलेट करेगा? साइज कंपाइलर कैलकुलेट कर लेगा कंपाइल टाइम पे। वो देखेगा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और उसको काउंट करके उसका साइज यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेगा। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो एरे जो होता है वो जावा में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। डेटा स्ट्रक्चर तो है ही, पर वो एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने का कारण क्या है कि ये इंटरनली क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, उसको ये एक्सटेंड करता है। जितने भी एरेज आप जावा में बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। तो अब एरे ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ। यानी जो एरे की साइज़ है या लेंथ है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। और उस लेंथ को एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? यानी लेंथ को पाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एरे का नेम, फिर डॉट ऑपरेटर लगाकर लेंथ। इससे क्या होगा? जो भी आपका एरे है उसकी हमको लेंथ मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी एरेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एरेस क्या क्या किस किस डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट कर सकता है, यानी किस किस टाइप के आइटम को वो स्टोर कर सकता है। जितने भी बेसिक डेटा टाइप्स हैं आपके, बुलियन हो गया, शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये जो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उनको तो कर ही सकता है। प्लस क्लास जो आपने क्लास डिक्लेयर किए हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, उनको भी आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो एरे यूज़ करने से क्या होता है? जो किसी एलिमेंट या वेरिएबल है उसको एक्सेस करना आसान हो जाता है। हम एरे का नेम लिखते हैं, उसको सबस्क्रिप्ट के ऑपरेटर उसका इंडेक्स लिखते हैं, और फिर वो मेमोरी जो लोकेशन है वो हमको मिल जाती है। इसको करने के लिए हमको सिंपल एक सिंगल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है, जितने भी n नंबर ऑफ क्या हैं ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी हैं। तो इंडेक्स देते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा, इंडेक्स कभी भी उसके साइज से बराबर या बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी अगर साइज यहाँ पर 5 है, तो जो इंडेक्स है यानी ऑफसेट्स हैं वो 0 से 4 के बीच ही होंगे। अगर आप 5 दे देते हैं, जो कि यहाँ पे इक्वल टू है, या 5 से बड़ा दे देते हैं 6 7,
तो ये क्या शो करेगा, एक एक्सेप्शन शो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि आप एरे के उस हिस्से को या उस ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसके लिए एलोकेट ही नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए ये दो हैं, मैंने दो साइज का क्या बनाया है, एरे बनाया है। तो ये तो बेस एड्रेस से 0 डिस्टेंस पे है, 0 ब्लॉक्स की डिस्टेंस पे, और ये बेस एड्रेस से 1 ब्लॉक की डिस्टेंस पे है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है वो तो एलोकेट ही नहीं हुआ है प्रोग्राम के लिए। तो जब आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कहेगा कि ये एक्सेप्शन है, आप गलत मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेगमेंटेशन फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये क्या है, एक्सेप्शन है, जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये एक एरर हो सकता है, जैसे सी या C++ में। उसके अलावा जो आपके इंडेक्सेस हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। जब आपका एरे यहाँ से यहाँ तक बना है तो अगर निगेटिव देंगे तो वो कहीं यहाँ पर होना चाहिए, जबकि वो मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक्सेप्शन शो किया जाएगा। उसको बोलेंगे निगेटिव इंडेक्स एक्सेप्शन, यानी जब भी आप निगेटिव इंडेक्स देते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक, बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने की तुलना में एरे बनाने की हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। पहला तो एक्सेस इजी हो जाता है, यानी उस तक किसी एलिमेंट तक पहुंच पाना या वेरिएबल तक पहुंच पाना, एक्सेस का मतलब वहां तक पहुंच पाना या उसका यूज़ कर पाना, वो बहुत आसान हो जाता है। हमने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, एक ही वेरिएबल का। जैसे मुझे जो हमने पहला प्रोग्राम का एग्जांपल देखा था उसमें क्या था, हमको 3 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही वेरिएबल डिफाइन करूँगा और उसका साइज दे दूंगा 3। तो मुझे इन तीनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है, मान लीजिए 4, 5 और ये 6, इसका ऑफसेट 0, इसका 1 और इसका 2, ठीक। तो अब वही जो सेम प्रोग्राम है, अगर मुझे उसमें पता करना है कि 3 एलिमेंट्स के बीच में सबसे बड़ा, यानी 3 नंबर्स के बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी प्रोग्राम को अब एरे की मदद से बना सकता हूँ। तो एरे की मदद से बनाऊंगा तो मुझे एक ही वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, ना कि ABC ऐसे। अगर मुझे 100 एलिमेंट्स के बीच में पता करना है तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, एक ही एलिमेंट का उपयोग, एक ही वेरिएबल नेम का उपयोग करूँगा बजाय कि 100 वेरिएबल नेम के। तो इस तरीके से जो हमारा एक्सेस करने का काम है वो आसान हो जाता है। इंडेक्स दे दीजिए, वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, तो आपको वहाँ पे जो एलिमेंट भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक। दूसरा, कोड आपका छोटा हो जाएगा। तो अगर आपका कोड छोटा हो जाएगा तो जो उसको पढ़ने की, कोड छोटा हो गया तो जब आप उसको किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे पढ़ने के लिए तो उसके लिए वो पढ़ना आसान होगा, उस कोड को पढ़ना और समझना आसान होगा। वो एक बार कोशिश भी करेगा कि चलो एक छोटा सा कोड लिखा है, इसको पढ़ लिया जाए। उसको हो सकता है समझ में भी आ जाए अगर आपने ठीक से लिखा है। और उसके बाद जो आपका सोर्स कोड में जो प्रोग्राम का साइज है, यानी जो हम सोर्स कोड लिखते हैं फाइल में, उसका जो प्रोग्राम का साइज है वो छोटा हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि जब आप उसको एक बार मेमोरी एलोकेट कर देते हैं न्यू कीवर्ड यूज़ करके, तो क्या होता है, उसका साइज जो है वो फिक्स हो जाता है। साइज फिक्स हो गया तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो साइज का क्या बनाया है, एरे बनाया है। तो इसका साइज जो है फिक्स हो गया है, इसका साइज है 2 या लेंथ जो है वो फिक्स हो गया है। अब ना तो आप इसमें एक यहाँ पर एक नया मेमोरी लोकेशन ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये इलीगल होगा, और उसी तरीके से नहीं आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस मेमोरी लोकेशन को डिलीट कर सकते हैं। तो यानी साइज ना तो इंक्रीज हो सकता है एरे में, ना ही डिक्रीज हो सकता है। तो ये आप उसको एक डिसएडवांटेज की तरह ले सकते हैं। प्लस इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे दिखाया था कि भी दो ब्लॉक का यानी दो साइज का हमने क्या बनाया, एरे। अब मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ, एक नया आइटम ऐड करना चाहता हूँ। इस तरह यहाँ पर इस वाले इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैं अगर आइटम ऐड करना चाहूँ या इस आइटम को डिलीट करना चाहूँ तो वो यहाँ पर नहीं होगा। कैसे, ये 0th आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है, ठीक।
तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये काम यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपको डिलीट करना है तो फिर आपको इस पूरे जो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है आपको उसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा। आप केवल एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। ये तो लास्ट में है। अगर मान लीजिए आपके पास और भी बहुत बड़े साइज का एरे है तो आप बोलेंगे कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते यहाँ पर। इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो हमने पहले ही कह रखा है कि साइज यहाँ पर छोटा नहीं हो सकता, तो इसको डिलीट करना इम्पॉसिबल है। और जो इंसर्शन है यानी इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट करने का क्या मतलब, इसमें इंसर्ट नहीं करना है, इसके नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। यानी इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए साइज n था तो नया मेमोरी ब्लॉक इंसर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो ये जो है ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ना तो इस मेमोरी ब्लॉक को हम डिलीट कर सकते हैं, नहीं जो मेमोरी ब्लॉक पहले से एलोकेट है उसके साथ में एक और मेमोरी ब्लॉक को हम ऐड कर सकते हैं। इसके कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है कि आपके पास एक एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 2 या 3। अब आपको कहा जाता है कि ये इसमें एक एरे एक आइटम ऐड कीजिए। तो आपने आइटम यहाँ पे ऐड कर लिया, तो आप बोलेंगे कि इसका साइज तो 2 था, इसका साइज हम बढ़ा नहीं सकते, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे होगा, इसका एक ट्रिक होता है। इस ट्रिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसमें आइटम को ऐड कर सकते हैं और उसी तरीके से आप आइटम को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि मान लीजिए आपके पास पहले 1 मिनट, मान लेते हैं कि आपके पास जो एरे था उसका साइज क्या है, 2 है। तो अब मैं इसमें आइटम क्या सेट करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि साइज तो बढ़ नहीं सकता नहीं घट सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एक नया एरे क्रिएट करूँगा। नया एरे क्रिएट करूँगा जो कि क्या होगा, इसका जो लेंथ है उससे +1 होगा, यानी एक ज़्यादा होगा। ठीक। तो अब ये 2 था और एक नया एरे क्रिएट किया मैंने। उसमें मैंने क्या किया, उसको एक साइज बढ़ाकर मैंने 3 कर दिया। पहले 2 था अब ये 3 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है ये 0th इंडेक्स पे है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें कॉपी कर लूँगा। ये मैंने क्या किया, 2 कर दिया। अब ये वाला जो इंडेक्स है, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो पूरा एरे है उसको इंडेक्स बाय इंडेक्स हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक। और जो हम ऐड करना चाहते हैं, जो आइटम ऐड करना चाहते हैं उसको हम लोग सबसे लास्ट में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारा आइटम भी ऐड हो गया और जो हमारा एरे का साइज़ है वो हमने बिना इंक्रीज़ किया बिना कम किए क्या किया, एक नया एरे बना के उसमें ऐड कर दिया। तो जो इंसर्शन होता है वो इसी तरीके से होता है। एक ट्रिक है आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमने इसकी साइज़ नहीं इंक्रीज़ किया है, एक नया एरे बनाया है। तो अब ये जो मेथड है इसको यूज़ कर सकते हैं आइटम को इंसर्ट करने के लिए। ये जो जो सारे प्रॉब्लम्स हैं प्रोग्राम्स हैं ये हम अगली वीडियो में बनाकर देखेंगे। और डिलीशन का भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि ये एरे है, यहाँ पर 2 3 4। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से कोई एक एलिमेंट क्या करना चाहता हूँ। जैसे 3 को मैं, इसका इंडेक्स क्या है 0 1, इसका इंडेक्स 1 है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक आइटम को डिलीट कर रहा हूँ तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी 3 है तो 2 हो जाएगी। तो मैं एक नया एरे बनाऊँगा 2 साइज का। कैसे, इसकी जो साइज़ है उससे एक कम करके हम बनाएंगे। ठीक, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं तो साइज़ कम होगी। तो साइज़ एक कम करके मैंने क्या बना दी, एक नया एरे बना दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इस एरे को इसमें कॉपी करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले चेक करूँगा कि जो आइटम मैंने डिलीट किया है वो इसके इक्वल है नहीं। तो मैंने कौन सा आइटम डिलीट किया था, 3। तो क्या 3 2 के इक्वल है, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मैं इसको कॉपी कर दूँगा। फिर क्या करूँगा, यहाँ पर
इससे चेक करूँगा जो मैंने आइटम डिलीट किया है वो क्या है 3 है, और इसकी वैल्यू भी क्या है 3 है, तो दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा। फिर 4 के लिए 4 क्या है 3 की इक्वल नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। तो इस तरीके से जो हमने डिलीट का ऑपरेशन है वो भी कर लिया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। और अगर आप एक्चुअल बात करें तो आप इस पर्टिकुलर मेमोरी को नहीं कर सकते, आप वैल्यूज़ को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। मेमोरी का जो एलोकेट किया गया है उसको आप डिलीट या ऐड नहीं कर सकते। तो एरे में इतने ही हैं। जो इसके प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितने भी हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं सारे प्रोग्राम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।